व्यवहार किसी का, सब कुछ बाहर पे निर्भर है। हमारी जिंदगी पूरी की पूरी पर नियंत्रित है, दूसरों पे निर्भर है। कभी अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है। और जब तक जिम्मेदारियां नहीं है तब तक तो मन मर्जी चला लेते हैं। शादी के पहले की जिंदगी अलग है जब हमारी मनमानी चलती है, और शादी के बाद की जिंदगी अलग है। अभी मैंने 2-3 लोगों को बोला है कि ये मैरिज को लेके थोड़ा रिसर्च करके बताओ, पिछले 20 सालों से अभी तक क्या चेंज आ रहा है और आगे किस तरह से प्रोजेक्शन जा रहे हैं। लगभग एक सर्वे कर लिया, मेरे को बता रहे थे आशीष, क्या सचिन परमार। तो सचिन परमार जी कल ये बता रहे थे कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, डिवोर्स रेट लगातार बढ़ा है। ऐसे कुछ सर्विस, कोई स्टडीज आती रहती है। तो फाइनली शादी का मतलब जिम्मेदारी, और फिर किसी जॉब में जाएं, वो भी एक जिम्मेदारी। तो जब तक हमारे पास ये मनमानी है कि हम किसी के साथ बात करें ना बात करें, किसी के साथ कितने घंटे रहें ना रहें, उसका नाम बचपन से लेके जवानी तक हमारी चॉइस। शादी हुई तो एक तरह की निश्चितता आ जाती है कि इस संबंध में निश्चित अपेक्षाएं हैं और उनका निर्वाह होना है। आप एक जॉब ज्वाइन कर लेते हो या एक कंपनी चलाते हो तो एक निश्चित जिम्मेदारियां हैं कि आपको डिलीवर करना है। जब जिम्मेदारी की जगह में आते हैं तो तमाम परेशानियां शुरू होती हैं। इसका मतलब ये है कि मनमानी का मतलब है कि जब आप जी पाए और नहीं जी पाए, आपके पास चॉइस है। जब भी आपको निश्चित जिम्मेदारियों की जगह में आना है तो वहाँ हमारी योग्यता नहीं है निभाने की। इसका क्या मतलब हो गया कि अभी हमारी सारी चीजें बाहर पे निर्भर हैं, और बाहर चीजें हमेशा एक जैसी रहेंगी कि बदलती रहेंगी, सब बदलता रहेगा। तो मेरी जिंदगी में क्या चाहता हूँ, मूल में तो जो चाहत है वो तृप्ति की निरंतरता है, वो निश्चयता है ना, सुख या बाकी सारी बातें समाधान की है। तो हमेशा समस्या गले पड़ी रहेगी। इसका मतलब है कि बाहर की परिस्थितियां जैसी भी चलेंगी, नमस्कार आइए नमस्कार, इसका मतलब है कि बाहर की परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहे कि हमेशा परिस्थितियों के हाथ में रहे। देखो, परिस्थितियां तो दूर की बात है। यदि मेरे को लगता है कि मैं जब भी खाने बैठता हूँ अच्छा खाना देख के ओवर ईटिंग कर लेता हूँ, और ये बार बार होता है, इससे अपने प्रति विश्वास बढ़ता है कि घटता है? मैं कुछ भी ऐसा करता हूँ जिसके प्रति मेरी ये स्वीकृति है कि ये नहीं करने लायक है, कोई भी काम हो सकता है, ऐसा चलते अभी दूसरा इसमें बीच में नहीं है, परिस्थितियां अभी हावी नहीं है। मेरे ही अपने पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह के कारण मैं कोई ऐसी चीजें करता हूँ जो मुझे को स्वीकार नहीं है, तो इससे मेरा स्वयं के प्रति सम्मान, स्वयं के प्रति विश्वास, अपने में स्थिरता बढ़ता है कि घटता है? ये घटता है। इसका मतलब है कि मेरे भाव और विचार पे नियंत्रण हो कि नहीं हो, और बाहर से भी कुछ नेगेटिव आता है तो उससे भी मैं अप्रभावित रह जाऊं, मैं दूसरे की अयोग्यता से अप्रभावित भी रह जाऊं और उसकी अयोग्यता को योग्यता में भी बदल पाऊं। इससे कम में जीने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तमाम लोगों के, तमाम युवा पीढ़ी के शादी से भागने का मैं पिछले 2-3 सालों में तमाम बड़ी रेंज में युवाओं से बात करके देखा तो एक ही बात समझ में आती है कि सब कोई शादी से डरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है कि अभी हमारी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है, शादी करके हम कैसे चलाएंगे, या संबंध को लेके इतना ज्यादा अनिश्चितता है कि नहीं चलेगा क्योंकि अपने परिवार में कुछ ऐसा होता हुआ देखा है, या तमाम आसपास वातावरण में ऐसा हुआ दिखा है कि ये नहीं चलेगा। तो बेसिकली इससे इतना ही समझ में आ रहा है कि हमारी जिंदगी को पहले लोग चुप रह जाते थे, पत्नी सारी जिंदगी झेल जाती थी, पति का तानाशाही चलते रहता था। अभी भी कल ये बता रहे थे कि कहाँ नॉर्थ ईस्ट में कोई जाति ये बता रहे थे जहाँ सेम परिस्थितियां बिल्कुल उल्टा पुरुष के साथ है। लड़का शादी होकर लड़की के यहाँ जाता है, आज वहाँ लड़के मिलके अपने अधिकार की, जैसे यहाँ महिलाएं अपने अधिकार के लिए कोई आंदोलन करते हुए दिखाई दे सकती हैं, वैसे वहाँ पुरुष समाज अपने अधिकार के लिए आंदोलन करता हुआ दिखाई देता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि लड़का शादी होकर लड़की के घर आ गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि फाइनली मेरी जिंदगी मेरे को जीना है, मेरी जिंदगी में मैं सुकून चाहता हूँ, अपने भीतर उपलब्धि की फीलिंग चाहता हूँ और सफल होने की फीलिंग चाहता हूँ,
पूरे अस्तित्व में यदि विकास के क्रम को देखेंगे तो सारा विकास का क्रम इतना ही है कि उस विकास क्रम विकास में और जागृति क्रम जागृति में जब भी कोई सही पड़ाव आया, इसका नाम उत्सव है। परमाणु गठन पूर्ण हुआ, ये भी एक उत्सव है ना। कोई पौधा अपने आप में पूरी तरह से उसको पोषण मिल गया और उसने फल फूल व्यक्त कर दिया, ये उसका उत्सव है। तो सृष्टि में जो भी इवोल्यूशन घट रहा है वो उत्सव की प्रक्रिया में घट रहा है। उदास आदमी की जिंदगी में कोई बड़ी घटना नहीं घट रही है, अपराध बोध लेके कोई जिंदगी में बड़ी घटना नहीं घट रही है। और अभी अपन ने देखा तमाम शरीर की सारी बीमारियां का भी बड़ा कारण बेसिकली जीवन में अतृप्ति और जीवन में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, बड़ा कारण। और यदि हम प्रदूषण को भी बोलेंगे, वो भी किसी की मानसिक बीमारी ही हमारे ऊपर व्यक्त हुई है कि किसी की लाभ मानसिकता की वजह से उसने गलत खाना उगाया, उसको हमने खाया, तो फाइनली यदि पूरा मिला के देखेंगे तो खराब मानसिकता ही खराब पर्यावरण, खराब भोजन, खराब मेडिकल और तमाम एरियाज में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मेरे अपने सुख शांति के लिए, मेरे परिवार की सुख शांति के लिए और समाज में भी सब कुछ ठीक चले, मानसिक रूप से हेल्दी लोग नहीं होंगे तो ये जिंदगी नहीं चलने वाली। कहाँ से शुरू करें? कौन सी सरकार इस काम को करेगी? ये सरकार का काम है कि ये हमारा काम? माँ बाप का काम है, बच्चों के लिए माँ बाप का काम है, हमारी जिंदगी के लिए हमारा काम है। तो मेरे को लगता है कि यदि सब तरफ से देख, जब तक कोई चीज की हमारे को आवश्यकता नहीं बन जाती तब तक उस चीज की गहराई में डूबने का मेरा तन मन धन इन्वेस्ट नहीं होता। तब तक अभी भी हम उस मोड में होते हैं कि अच्छा लग रहा है, समझने में अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, समझने में अच्छा नहीं लगता है तो मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा। जिंदगी मजे का ऐसा वाला नहीं है भाई। कोई भी काम आप जब आप स्टार्टिंग में कोई भी चीज सीखते हो, साइकिल सीखते हो, साइकिल आप पे भारी पड़ती है, लेकिन मेहनत करके सीखते हैं। कोई भी काम, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एरिया में घुसते हैं, बिजनेस कोई भी काम करते हैं, शुरू का एक दौर थोड़ा सा अपने आप को इन्वेस्ट करने का रहता ही। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि इस राह में ऐसा भी माइंडसेट बना के न चला जाए कि आज मजा आ गया तो मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू करूंगा, आज मजा नहीं आया तो मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा। ये बचपना उचित नहीं है जिंदगी के लिए। मेरे सुखी होने के लिए समझना मेरी 100 बार जिम्मेदारी है। आदरणीय नागराज जी बोला करते थे, ये बेटा ये बनाने का काम नहीं है, जिसकी जरूरत होगी नाम पकड़ के समझेगा, और नहीं तो झेल। इसको झेल रहे धर्म में, अपनों को झेल रहे कि परायों को झेल रहे? अपनों को, अपने आप को झेल रहे, अपने ही आशा विचार इच्छा को झेल रहे, अपनों की झेल रहे। इसका मतलब है मेरा रिमोट कंट्रोल का सर्किट डायग्राम यही है कि मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए। कोई भी परिस्थिति को मैं कोई भी परिस्थिति में बिना नेगेटिवली प्रभावित हुए, है ना, बिना घायल किए, बिना घायल हुए निभने की जगह में आ जाऊं और दूसरे की अयोग्यता को भी योग्यता में बदल पाऊं, ऐसी योग्यता से मैं संपन्न हो जाऊं कि मेरे विकास के लिए, मेरी जागृति के लिए मेरी जरूरत है और शायद यही मेरे मानव होने का पर्पस भी है। खाने की जरूरत है तो सोचते हैं आज मूड है कि नहीं, कुछ भी होगा खाने का इंतजाम होगा 3 टाइम। यदि हमने पहचान लिया कि भोजन हमारी जरूरत है, मकान हमारी जरूरत है, दुनिया में हर गरीब से गरीब आदमी का भी कोई भोजन और कोई ठिया होता है, कोई उसका एक झोपड़ी उसका होता है। अब ये समझ में आ गया कि सुख मेरी 24 घंटे की जरूरत है। घर तो मेरी 8 घंटे की जरूरत है, उसके बाद तो मैं 8 घंटे बाद निकल जाता हूँ। मेरी मनस्थिति मेरी 24/7 में, मेरी मनस्थिति में, है ना, हार्मनी बनी रहे, ये मेरी 24 घंटे की जरूरत है। इसके लिए क्या करना होगा? तो ये तरीका ठीक नहीं लगता, कुछ और करना, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा। तो ये मनमानी वाला काम नहीं है, हमारी जरूरत है और जरूरत को पूरा करने के लिए हमको कुछ सोचना होगा। तरीका आपको कुछ और समझ में आता है वो करके देखिए, थोड़ी जीवन नहीं करो, और जो तमाम चीजें वो ट्राई कर, पर करना तो पड़ेगा। चलिए, तो जितनी बात हमने की उसको थोड़ा सा, और ये सम विषम मध्यस्थ गति की बात कर रहे थे, उसको कर लेते। चलो, सम विषम मध्यस्थ गति। तो मन, वृत्ति, चित्त में सम विषम मध्यस्थ तीनों गति होता है। बुद्धि में मध्यस्थ और सम होता है, आत्मा में केवल मध्यस्थ होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है उसकी चर्चा कल जब करेंगे तब कर लेंगे, लेकिन ये क्या होता है उसकी चर्चा करना 4.5 क्रिया के लेवल पे हमारी जरूरत है।
पूरी सृष्टि में देखेंगे तो तीन गति हमको दिखाई देगी। किसी भी इकाई में तीन गतियां दिखाई देंगी, सम, विषम और मध्यस्थ। इसको दूसरी भाषा में बोला, कोई भी इकाई को देखें उसमें एक दिखता है कि वो इकाई बनी हुई है। एक बच्चे को बचपन से देखें और बुढ़ापे तक एक व्यक्ति को देखें तो वो है। हम बोलते हैं कि 80 साल का जीवन उसने जिया, तो 80 साल वो है। एक गति देखा। एक दूसरा गति देखा कि कोई आयु में बनने की क्रिया बहुत तेज है। जवानी तक साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है, वेट बढ़ता है। एक लेवल तक देखते हैं उसमें सृजन की घटना तेजी से घट रही है, लेकिन बना हुआ तो है ही उस बीच में भी। और जब सृजन चल रहा है तो विसर्जन चल रहा है कि नहीं? कुछ कोशिकाएं मर ही रही होती हैं। लेकिन यदि बचपन से जवानी को देखें तो क्या दिखा है? कौन सी क्रिया ज्यादा प्रधान रूप में हो रही है और कौन सी दो क्रिया साथ में चल रही है? तो सृजन की क्रिया बचपन से जवानी तक तीव्रता से होती हुई दिखाई देती है। तो सृजन को बोल रहे हैं सम। सम का मतलब सृजन, बनना। और 60 से लेके 70, 80, 90 तक, ये 60 वालों, और 60-70 के बाद क्या दिखाई देता है? विषम ज्यादा दिखाई देता है ना? चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, शरीर पे झुर्रियां आ रही हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, 2-4 रोग गले पड़ ही जाते हैं। मरने का कोई तो कारण बनेगा, समय थोड़ी बहुत आ जाएगी। तो एक दिन ये शरीर विरचित हो जाए। तो रचना, विरचना और बने रहना, ये तीनों घटनाएं किसी भी इकाई को देखें तो ये हमको दिखाई देती है। पेड़ पौधे को देखें, पशु पक्षी को देखें, मानव को देखें, ये तीनों चीजें हमको दिखाई देती हैं। पत्थर को देखें, जैसे कि इकाई का गुण है, ये इकाई का गति, किसी भी इकाई की गति। गति फाइनली ह्रास की ओर है या विकास की ओर है? मानव की बात करेंगे तो ज्यादा ऐसा बोलेंगे, प्रकृति में सभी इकाइयां व्यवस्था के अर्थ में गति कर रही हैं, क्योंकि वहां कल्पनाशीलता नहीं है, इसलिए वहां ह्रास का अवसर उस तरह से नहीं। लेकिन रचना विरचना तो होती है। तो किसी भी इकाई को देखेंगे, है ना, मानव के शरीर को देखेंगे तो शरीर की रचना, शरीर की विरचना। रचना हुई तो क्या बोला? सम। विरचना हुई तो क्या बोला? विषम। ठीक है। लेकिन कोई समय रचना है, कोई समय केवल विरचना है, ऐसा नहीं। बने रहना लगातार दिखाई देता है। बने रहना में कभी रचना वाला पार्ट ज्यादा दिखाई देता है, कभी विरचना वाला पार्ट ज्यादा दिखाई देता है, बने रहना वाला पार्ट कंटिन्यूअसली दिखाई देता है। तो बने रहने का नाम मध्यस्थ है, और विरचना को विषम कहा, रचना को सम कहा। बढ़िया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया, जैसे मकान बनाना सम घटना है कि विषम घटना? सम घटना। मकान बनाना सम घटना है, लेकिन उस बीच में मकान बनाते समय पड़ोसी का ख्याल आ गया कि मकान ऐसा बनाना है कि पड़ोसी देख के बेहोश हो जाए। तो कैसा मकान बनाया? तो सम गति और सम आवेश दो अलग अलग बातें। तो सम गति किस में कन्वर्ट हो गया? सम आवेश में कन्वर्ट हो गया। सम गति सम आवेश में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा? अब मकान ऐसा बना दिया कि जितनी अपनी हैसियत थी उससे 4 गुना बन गया। अब किस्त कौन पटाएगा? ठीक। और उसको लेके घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, यहाँ खर्चे कम करो, यहाँ खर्चे कम करो, मकान बनाने के लिए मैंने थोड़ी कहा था, है ना? अब दोषारोपण शुरू हो जाएगा। तो सूत्र है बहुत बढ़िया, समातिरेक विषम की ओर, विषमा अतिरेक सम की ओर। सम का अतिरेक, आवेश, विषम में चला जाता है, और विषम का अतिरेक सम में चला जाता है, फाइनली सम की ओर जाता है। क्या मतलब? देखो, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं। परंपरा में बोला गया, जितना हंसोगे उतना रोगे। सुना? सुना? क्यों बोला ऐसा? हाँ, सोचे। जितना हंसोगे उतना रोगे, इसमें सम विषम लागू करके बताओ।
जितना हंसोगे मतलब क्या चीज से हंसोगे? चुगली चुगली करके हंसोगे, कुछ खा पी के हंसोगे। तो अभी हमारे जो हंसने के आधार है वो क्या है? किसी का मजाक उड़ा के हंसेंगे। अभी हमारे जो खुश होने के आधार है वो कैसे है? प्रिय लाभ, वो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, पैसे से जुड़ा हुआ है, वो रूप और धन पर से जुड़ा हुआ है। जितना हंसेंगे मतलब एक लेवल से ज्यादा हम इंद्रियों को भोगने जाएंगे तो क्या हो गया? सम विषम में चला गया, और फाइनली वो परेशानी की जगह में चला गया। परिवार में 4 दिन बढ़िया चलता है व्यवहार, 5वें दिन लड़ाई हो जाती है। तो क्या हुआ? अभी हमारे हंसने के आधार कैसे, खुश होने के आधार क्या है? ये एक लाभ, कोई कपड़ा, कोई गाड़ी, कोई मकान, कोई फिल्म, कोई खाना, घूमना फिरना, सारी चीज में इन तमाम चीजों में सबके विचार हमेशा कैसे रहेंगे? नहीं रहे। आज कोई पॉइंट पे जैसे थे तो अच्छा लग गया, कल किसी ने विरोध में मत प्रकट कर दिया, खराब हो गया। इसका मतलब है मामला विषम में चला गया। विषम में चला गया तो क्या हो गया? परिवार में क्लेश हो गया। अब क्लेश होने के बाद क्या करेंगे? बोलना बंद कर देंगे। फिर 2 दिन जब बिना बोले हो जाएगा तब क्या होगा? फिर लगेगा छोड़ना यार, अपनी गलती मानी, छोड़ना, मना लेते हैं। फिर पति पत्नी में संघर्ष चलता है, पहले कौन बात करेगा? याद आ रहा है? फिर ईगो आ जाती है, पहले मैं क्यों बात करूं, गलती तो मेरी नहीं थी। फिर दोनों में से कोई एक बड़ापन ले लेता है या मान लेता है, फिर जुड़ जाते हैं, और फिर चौथे दिन एक नई घटना घट जाती है। तो इससे दिखाई देता है कि जब भी विषम होगा तो हम विषम में लंबे समय तक नहीं रह सकते, हमको सम की तरफ जाना ही होगा। और चूंकि हमारा सम निरंतरता वाला है ही नहीं, इसलिए वो आवेश में जाएगा, इसलिए वो वापस विषम में जाएगा। ध्यान में आया? विषम का अतिरेक भी सब बोला है, वो भी समझ। विषम का अतिरेक का मतलब है कि हमारी बहुत क्लेश हो गया घर में, विषम का अतिरेक हो गया। बाढ़ आ गई, ये विषम हो गया, शहर पूरा बाढ़ में डूब गया, कोरोना आ गया, विषम हो गया। क्या चाहते हैं? क्या ठीक हो जाए? पिछले दिनों मैं मेरी एक चिंता कैसे मुक्त हुआ होता था। 5-6 साल पहले तक मैंने कभी YouTube में देखा था, फोन में तो था ही। एक दिन खोल के देख लिया, मैं देख रहा था न्यूज, आ गया कुछ और मटेरियल, तो मैंने वो भी दबा दिया। वो दबाने के बाद तो पूरा दरवाजा ही खुल गया, और मैं बहुत चिंता में पड़ गया। तो मैं सोचा हमारे शिविर का क्या हुआ, तो बड़ा वाला शिविर चल रहा है, पूरा पॉर्न इंडस्ट्री में तो महाशिविर चल रहा है, अपने शिविर का कोई मतलब नहीं है उसके सामने। मैं इतनी शंका में आ गया कि शिविर चलाना है कि नहीं चलाना है। सबकी तो उंगलियां मोबाइल पे घूम रही है ना। अपन कितना भी दिन में न्याय धर्म सत्य पढ़ाए हैं, रात में तो कंबल में घुस के यही क्या करते हैं। रात को देर तक जगने की आदत मोबाइल आने के बाद पड़ी है। आप नोटिस करो, मोबाइल आने के बाद, क्योंकि दिन के समय ना आपको शांति से कोई देखने भी नहीं देता, कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा ही। और रात में क्या, अपने कमरे में दरवाजा बंद करो, सो रहा हूँ मैं, डिस्टर्ब नहीं करना। पर्सनल लाइफ में तो कोई बात होती है, तो आपके पास सारे अवसर। तो मेरे को लगता है कि ये तुम्हें कोई बात पूरा कर, मैं चिंता में आ गया। संयोग था कि मैं उस दिन मनीष भाई के घर पे थी, शाम को मनीष भाई आए, मैं तो मेरी चिंता में था। मैं बोला ये इतना बड़ा बड़ा राजनीति करते हो, इतना सब सोचते हो, लोग मिलके ये नहीं सोचते ना देश किधर जा रहा है, समाज किधर जा रहा है, इसमें आपस में तुम लोग की बैठ के कोई चर्चा वर्चा होती? बताया ऐसे से उन लोगों को समझ में कुछ कर नहीं सकते हैं। आज एक साइड को बंद करेंगे, कल दूसरे नाम से आ जाते हैं, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बात खत्म होगी, पर मेरी चिंता चलती रही। मैं इसमें 1-2 महीने परेशान रहा। धीरे से एक दिन ये सूत्र याद आया, समातिरेक विषम की ओर, विषमातिरेक सम की ओर।
तो धीरे से इस बात पे ध्यान चला गया। देखो, जिन समाजों में इन तमाम चीजों को जितना रोक के रखने की कोशिश गई, उनका आकर्षण उतना ज्यादा है। और जहां ये चीजें फ्रीडम में आ गई, उसके बाद लोग भी सामान्य हो गए, तो शायद कोई चीज उतना आकर्षण वाली नहीं है, उसको जितना छुपा के दबा के रखो उसका आकर्षण उतना ज्यादा है। तो एक बार तो अव्यवस्था होगी, लेकिन ये भी एक बड़ी संभावना है कि बड़ा वर्ग उससे आगे निकल जाएगा। यार ये तो देख लिया, बताओ और क्या है। इसका मतलब है कि फिर चाहे कोरोना आए, फिर चाहे युद्ध आए, फिर चाहे जो भी कुछ होना है, इसका मतलब है कि जो भी मनस्थिति एक परिवार में एक व्यक्ति की जिस तरह की मनस्थिति है, वो उस मनस्थिति के साथ ही व्यक्त होगा। अब परिवार टूटे कि परिवार बचे, लेकिन परिवार का टूटना विषमातिरेक हमको सम की ओर ले जाएगा, और सम का अतिरेक होगा तो विषम की ओर ले जाएगा। फाइनली सूत्र ये है कि सम मध्यस्थ में कन्वर्ट हो जाए, इसका नाम अध्ययन है। और कोई रास्ता नहीं। सम मध्यस्थ में कन्वर्ट हो जाए, इसका ये भी मीनिंग है कि हमारी जिंदगी में जब भी हमको उपलब्धि हुई, हमको खुशियां मिली, अनुकूलता बढ़ी, तो हमारा फिर से ध्यान किधर चला गया? चलो गोवा घूम के। अनुकूलताएं समातिरेक में चली गई, जो कि फाइनली विषम में चला गया। शरीर स्वस्थ है, जेब में पैसा है। नागा जी बढ़िया सूत्र बोलते थे पहले, बाद में बोलना बंद किया। शरीर में दम हो, जेब में दाम हो, बुद्धि निर्भ्रम हो, जय हो, मंगल हो, कल्याण। अब शरीर में दम हो, जेब में दाम हो, बुद्धि पूर्ण भ्रम में हो, अब आदमी जाएगा कहां? भोग के अलावा उसकी कोई गति नहीं। तो ये जो उपलब्धियों का, शरीर की अनुकूलताएं, साधनों की अनुकूलताएं, धन और पद की अनुकूलताएं, जब भी अनुकूलताएं मिलेंगी, ये आदमी भोग की ओर जाएगा। इसलिए बहुत पैसे वाला, बड़े पद वाला भोग की ओर ना जाए, इसकी संभावना बहुत कम है ना? क्योंकि गरीबी में आदमी का बहुत सारा नेगेटिविटी दबा रहता है, छुपा रहता है। बहुत पैसा आने के बाद, बहुत बड़ा पद होने के बाद तमाम अवसर आपके सामने खड़े ही रहते हैं, आप उसको ना भोगो ऐसी आपकी हैसियत नहीं। इसलिए बहुत बड़े लोगों की पार्टियां कहां चली जाती हैं? आज छत्तीसगढ़ के आदिवासी का घोटुल, छत्तीसगढ़ में क्या माड़िया, आदिवासी का नाम क्या, माड़िया क्या बोलते हैं, उनमें परंपरा होती है कि वो घोटुल उनका होता है। तो सारे युवा, गांव के बाहर वो घोटुल होता है, सारे युवा लोग उस घोटुल में, उस जगह में चले जाते हैं, और वो लिविंग वहां पहले से मौजूद है, सदियों से मौजूद है। और फिर जो जिसको पसंद करता है उसके सर पे कंघी लगा देते हैं। और ये रोज बदल सकता है, जब चाहे तब बदल सकता है, इसमें कोई आजीवन वाली परंपरा नहीं। तो हमारा आदिवासी का घोटुल और हमारा लेटेस्ट मॉडर्निटी का लिविंग एक ही जगह पहुंचा, लौट के बुद्धू वहीं पहुंच गए जहां से शुरू हुआ। इसका मतलब है यदि मध्यस्थ गति नहीं होगा, तो सुखी होने का तरीका इंद्रिय भोग के अलावा हमारे पास कोई दूसरा दरवाजा है नहीं। बाय डिफॉल्ट गाड़ी उधर जाती। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया सूत्र है, समातिरेक विषम की ओर, विषमातिरेक, है ना, जो कि हम जब सामाजिक संदर्भों से बहुत सरोकार रखते हैं तो सामाजिक अव्यवस्थाओं को देख के बहुत पीड़ा होती है ना। संवेदना की बहुत सुंदर परिभाषा ये भी है, आदरणीय नागराज जी ने कभी ऐसा भी लिखा भी है, कहा भी है, यदि हमको मतलब वो क्या शब्द यूज किया था कि यदि हमको जमाने की पीड़ा अपनी फील नहीं होती, उसके लिए तो बढ़िया शब्द उन्होंने यूज किया था, यदि हमको जमाने की पीड़ा अपनी फील नहीं होती है तो कोई चेतना का विकास भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी चेतना का पहला विकास है कि आपको दूसरे का दुख अपना लगने लगता है। इसलिए संवेदनशीलता को आदमी के विकास का पहला चरण माना गया। परंपरा में आदमी के अधिकतम विकास को हमने संवेदनशीलता तक ही पहचाना, और संवेदनशीलता की परिकाष्ठा है कि समाज के दुख के लिए आदमी ने अपना, हजारों एग्जाम्पल हैं जहाँ लोगों ने अपना तन मन धन पूरी जिंदगी लगाया। ये संवेदनशीलता है।
तो संवेदनशीलता का मतलब है जितना मेरे को अपने परिवार का सुख दुख महसूस होता है उतना ही समाज या पूरे विश्व का सुख दुख मेरे को उतना ही फील होने लगता है। जो यदि आपको कोई सुख दुख फील होता है तो उसी के लिए आपका तन मन धन का नियोजन होगा, उसी की मुक्ति के लिए तन मन धन का नियोजन होगा। और धीरे से जब ये स्वीकार होता है कि सारे दुखों का कारण केवल मानसिकता है, तो जागृति के लिए तन मन धन लगाना सहज हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हैं तो समातिरेक विषम की ओर, विषमातिरेक सम की ओर, सम मध्यस्थ में कन्वर्ट हो जाए, इसका नाम अध्ययन है। मध्यस्थ क्या है? मध्यस्थ क्या है? अभी जो बोलचाल की भाषा में आता है कि हर चीज के दो पक्ष होते हैं, सुना? हर चीज के दो पक्ष होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सिक्के के दो पहलू केवल भौतिक रासायनिक संसार में होते हैं, क्योंकि कोई चीज किसी को अच्छा लगती है, किसी को अच्छा नहीं लगती, इसलिए जब उसके लिए सुख दुख साथ साथ हैं, इसलिए वो बहुत तमाम बातें। तो जब एक हर चीज के दो पहलू होते हैं, ये समर विषम के लिए कहा गया है। कोई चीज ऐसी होती है जिसका एक ही पहलू होता है, दूसरा होता ही नहीं, जिसमें दो चीजें होती ही नहीं। न्याय धर्म सत्य मध्यस्थ है, न्याय में कोई दूसरा पहलू नहीं होता है। धर्म में, जिसको यहाँ धर्म होने के स्वरूप में पहचाना, उसमें कोई दूसरा पहलू नहीं होता है। सत्य में कोई दूसरा पहलू नहीं होता है। तो न्याय धर्म सत्य मध्यस्थ है, तमाम मूल्य मध्यस्थ हैं, उसमें दूसरा पहलू नहीं होता है। विश्वास मध्यस्थ है, तमाम ये चीजें मध्यस्थ के अंदर आ जाएंगी। अनुभव मूलक सारी अभिव्यक्ति अपने आप में मध्यस्थ हो जाती है। जब हम आशा विचार इच्छा की बात करते हैं तो उसमें सम भी है, विषम भी है, मध्यस्थ भी है। तो बेसिकली जब 4.5 क्रिया की बात करते हैं तो उसमें जो मध्यस्थ गुण है वो ऊपर ही चला जाता है, उसके बिना वो सम विषम में वो मध्यस्थ गुण नहीं आता। जी। तो ये बोध में जब सम की बात हो रही थी, तो बोध के रेफरेंस में एक बार सम बोध के रेफरेंस में सम का मतलब है कि बुद्धि में निश्चयता की अपेक्षा है। निश्चयता की अपेक्षा क्या है? अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये व्यवस्था के रूप में बुद्धि में समाहित हो गया। तो बुद्धि में अस्तित्व सह अस्तित्व पूर्वक व्यवस्था है, तो बुद्धि में समझ की अपेक्षा है। वो जो समझ की अपेक्षा है ये सम है। घर बनाने की अपेक्षा है, ये भौतिक रासायनिक हो गया। तो ये सम गति है, आवेश में चला गया तो सम आवेश है ना? तो सम गति की आवश्यकता, सम गति मतलब जागृति के अर्थ में गति। तो जागृति के अर्थ में गति आशा विचार इच्छा से लेके बुद्धि तक है ही, लेकिन यदि वो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में नहीं होगी, जैसे पहला काम श्रवण है, श्रवण भी एक समगति है, दूसरा काम मनन है, वो भी एक समगति है, साक्षात्कार हो जाए ये भी समगति है, बोध पूर्ण होके इसको कह रहे हैं अवधारणा पूरा हो जाए ये भी समगति है, यहाँ तक समगति है। इस बीच में बुद्धि में कह रहे हैं कि नेगेटिव कोई चीज नहीं जाती है, मैं शरीर हूँ ये मान्यता बुद्धि में नहीं जाएगी, मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, मुस्लिम हूँ, जैन हूँ, ये भी चित्रण का ही काम है ना? ये भी उधर नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि जो सार्वभौम सहअस्तित्व, जो सार्वभौम सार्वकालिक सार्वदेशिक सार्वभौमिक जो अस्तित्व सहज नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, न्याय है, धर्म है, सत्य है, सहअस्तित्व है, जीवन में स्वभाव धर्म है, जो भी शाश्वत सच्चाइयां हैं, निरंतर सच्चाइयां हैं, वो बोध का वस्तु, बोध में उसकी अपेक्षा बना रहता है। बोध में विषम नहीं, बोध में नेगेटिविटी कोई नहीं है। सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश, पूर्वाग्रह, पूर्वाभ्यास, ये कोई भी बोध में नहीं जाएगा। विषम चित्त से होना स्टार्ट होता है। विषम की गति चित्त है, और वो चित्त से वापस नीचे आता है। चित्त वापस एग्जीक्यूट होगा तो इच्छा के रूप में एग्जीक्यूट होगा, उसका फल खराब आएगा, उससे मुक्ति की कामना बनेगी, ज्ञान की तलाश बनेगी। तो चित्त से इच्छा बनेगी, फिर से वापस आजी आपने बोला कि न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना श्रवण। अब इसमें दूसरा पहलू क्या है? पहला पहलू क्या है? इसमें कोई दूसरा पहलू नहीं। ठंडी और गर्मी दो पहलू हो सकता है, धूप और छांव दो पहलू हो सकता है,
सुख दुख दो पहलू हो सकता है, लाभ हानि दो पहलू हो सकता है, मान सम्मान दो पहलू हो सकता है ना। जब न्याय धर्म सत्य की बात करते हैं तो समझ है तो वो है, नहीं तो नहीं। इसमें किसी को अच्छे, जैसे किसी को अच्छा लगे किसी को खराब लगे। न्याय धर्म में सत्य ऐसा है जो किसी को खराब लगे, किसी को अस्वीकार हो। जैसे हमें गौशाला चलाते हैं, गौशाला में कहा अभी जो सबसे अच्छा गौशाला मानते हैं उसका मानते हैं कि गाय को बांधना नहीं है, 24 घंटे वो खुले रहे, दूध लेने के समय में बांध के दूध निकाल लिया, बाकी समय जब उसको लगता है खाना खाना है, जब उसको लगता है पानी पीना है, जब उसको चाहिए धूप चाहिए, जब उसको चाहिए छांव चाहिए, बरसात में खड़े पड़ना है तो उसकी मौज है, ऐसा उसको रखो। तो हम ही देखते हैं कि तेज धूप में कुछ गाय धूप में खड़ी रहती है, जबकि उसके पास ऑप्शन है कि वो चल के छाया में जा सकती है। तो इसका मतलब है कि एक को उसी मौसम में धूप स्वीकार है, दूसरे को उसी मौसम में छाया स्वीकार है। तो इसमें दो पहलू हो सकते हैं। तो जब इन चीजों को हम देखते हैं तो शरीर को लेकर जितनी भी चीजें हैं वो सबके लिए एक नहीं हो सकती। कोई आदमी 2 रोटी खाएगा, कोई 4 खाएगा, कोई उपवास भी रखेगा। यहाँ हम सब अलग अलग हैं। तो जिंदा रहने के धरातल पर शरीर के आधार पर जो कुछ भी है वो सबके लिए अलग अलग है और ये अलग अलग ही रहेगा। किसी एक के लिए जो अनुकूलता है दूसरे के लिए प्रतिकूलता है। किसी एक को एसी के बिना नींद नहीं आएगी, दूसरे को एसी में नहीं आएगी। बढ़िया। तो ये दो पहलू भी हमको समझ में आया कि ये भौतिक रासायनिक संसार में संविषम का पहलू होता है। जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, स्वभाव और धर्म की बात कर रहे हैं, न्याय धर्म सत्य की बात कर रहे हैं, वह दूसरा पहलू नहीं है, वह एक ही पहलू होता है, निरपेक्ष। यहीं से वो समझ में आता है कि यदि हमारे पास एब्सोल्यूट आधार मिल गए तो हमारी जर्नी वर्टिकल हो गई। अब किसी के कंपैरिजन में हमारी जर्नी नहीं, यहीं से हमको मुक्ति की जगह मिलती है। हेलो, बौद्ध को मध्यस्थ क्यों नहीं कहा? मध्यस्थ का सेम क्वेश्चन। मध्यस्थ का मतलब है कि एक बार बोध हो गया, बोध पूर्ण हो गया, धारणा पूर्ण हो गया, है ना, तो तत्काल अनुभव हो गया। अब अनुभव की रोशनी में पूरा जीवन ही मध्यस्थ हो गया। अब सब कुछ मध्यस्थ है। अब विचार कैसा होगा? अस्तित्व सहज। आस्वादन कैसे होंगे? अस्तित्व सहज। तो समन विषम का संकट ही खत्म हो गया। इसलिए जागृत जीवन मध्यस्थ जीवन है। जागृत जीवन में आत्मा के प्रभाव में पूरा जीवन ही मध्यस्थ हो गया ना। न्याय धर्म सत्य की रोशनी में प्रिय हित लाभ नियंत्रित हो गया, तो पूरा ही संकट मुक्ति हो गई। भैया ये जब अपने बात हुआ कि माइक बढ़िया, एकाग्रता और ध्यान। हाँ, बोध की सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही चीज से आगे लेता है, नेगेटिव चीज को वो तटस्थ भाव से वो निकाले रखता है। तो इसका मतलब ये है कि बोध को पता तो है क्या स्वीकारना क्या नहीं स्वीकारना, इतना तो अपने को बोध में। तो जो वो स्वीकार लेता है, जब कोई चीज स्वीकार लेता है तो वो उसमें बना हमेशा और इसके लिए जो बना रहता है उसमें जो बना रहता है उसमें आगे आगे बढ़ते वो सम की गति में आता है। तो यही बोध सम और अधिक पूरा होने पूरा। हाँ जी, हो गया। तो मेरे को लगता है इसमें यहाँ रुके। तो सम विषम मध्यस्थ की क्लैरिटी हमारे सम विषम मध्यस्थ गतियां हैं। सम विषम मध्यस्थ गतियां प्रकृति सहज है, इसमें कोई गलती नहीं है। सम आवेश में बदल जाए ये ताकत मानव के पास है, प्रकृति के पास ये ताकत नहीं। प्रकृति में जो भी गतियां हैं सम विषम मध्यस्थ प्रकृति सहज है व्यवस्था के लिए। मानव में जो भी कल्पनाशीलता है इसलिए वो सम को आवेश बना सकता है और वही विषम में जाता है। बढ़िया। चलिए, एकाग्रता और ध्यान 2 बातें और कर लेते हैं। 2 बातों को करने का मतलब है कि अभी हम कुछ शब्दों को थोड़ा नीचे लाके यूज कर रहे होते हैं। जैसे एकाग्रता का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। एकाग्रता का मतलब प्रैक्टिकली क्या बोलेंगे? तो प्रैक्टिकली ये बोलेंगे कि जीवन में 4.5 क्रिया में 3 क्रिया एक साथ हो रही है। बोलना, सुनना, देखना। बोलना, सुनना, देखना। बोलना, सुनना, देखना किसी एक पॉइंट पे काम करता है, इसका नाम एकाग्रता है।
आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने के लिए जितनी कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, बोलना का मतलब मुंह से ही बोलना नहीं है, वो जीवन में विश्लेषण चली जाए। सुनना का मतलब जो भी कुछ हो रहा है उसको हम इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, बाहर से सारी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। और देखने का मतलब फाइनली समझने की ओर चला जाता है। तो बोलना, सुनना, देखना, ये तीनों काम हो ही रहे हैं। अब आप देखिए क्लासरूम में आपको कभी कभी बीच बीच में आवाज सुनाई नहीं देती है। यहाँ से बैठा व्यक्ति बोलता रहता है पर आपको सुनाई नहीं देता। कब? जब आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो आप कान पे आवाज पड़ती होगी कि नहीं पड़ती होगी? पर्दा फड़फड़ाता होगा, ब्रेन तक सिग्नल जाता होगा, न्यूरॉन कांपते होंगे, इतना काम तो हो ही रहा है, ये तो मैकेनिकल है। लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं, तो हमको आवाज सुनाई नहीं देती। इसका मतलब कान आवाज नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ, है ना। ऐसा हमने तमाम एग्जाम्पल से बार बार चर्चा किया है। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी कि बेसिकली ध्यान क्या बोलते हैं, फिर कान इधर लाओ कि ध्यान से सुनो? ध्यान से सुनो। इसका मतलब है सुनने वाला मैं हूँ, बोलने वाला मैं हूँ, देखने वाला मैं हूँ, शरीर केवल माध्यम है, सारी क्रिया मैं संपन्न करता हूँ। और जब तक मैं वहाँ उपलब्ध नहीं हूँ, मैं सुनने देखने के लिए उपलब्ध नहीं हूँ, तो शरीर की कोई भी इंद्रिय की सूचना मुझ तक नहीं पहुँचती। दाल में नमक नहीं था, हम किसी चिंता में थे, खा के निकल गए, हमको पता नहीं चला नमक था कि नहीं। ऐसी तमाम घटनाएं घटती हैं जब आपको, है ना, आप घर में कोई सामान ढूंढते हो, सामान वही होता है, आपका ध्यान में किसी को फोन लगा लिया, उस बीच में भूल गए किसको लगाया था, है ना, उधर से हेलो बोलता है, अपने पास जवाब नहीं होता, अपन बीच में भूल गए किसको लगाया। ये पुराने वाले फोन में होता है, ठीक है। तो इसका ही पता चला अभी तो देख लेते किसको लगाया, पहले बहुत मुश्किल होती। इसका मतलब ये हुआ कि एकाग्रता का मतलब क्या हुआ? जब सुनना, बोलना, देखना, आप क्लासरूम में एकाग्र रहते हैं, जब आपको समझ में आ रहा होता है तो आपका कैसा रहता है? कंसंट्रेशन बढ़िया रहता है। 3 घंटे की फिल्म अपने मन की देखते हैं तो कैसा रहता है? बढ़िया रहता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसका मतलब है मन का एकाग्र होना, मन का स्वभाव ही रसज्ञ है, जहाँ उसको सुख मिलता है वहाँ एकाग्र होता है। जहाँ मन को सुख मिलता है, जहाँ मन सुख की अपेक्षा रखता है, जहाँ सुखी होने लगता है, जहाँ से सुख मिलने लगता है, वहाँ सहज रूप में, क्योंकि उसका धंधा ही उतना है, सुख की तलाश में है। तो अब ये समझ में आया कि चाहे फुटबॉल खेलें, चाहे चाय पर खाना बनाएं, कि घर में साफ सफाई करें, है ना, कोई बुक पढ़ें, कि टीवी देखें, सबके लिए क्या चीज की जरूरत है? एकाग्रता की जरूरत है कि नहीं? टीवी सामने चलता रहेगा और आपके मन में कुछ और चलना शुरू हो गया, अब दिखाई देगा कि नहीं देगा? कुछ दिखाई नहीं देगा। इसका एक मतलब समझ में आ गया कि हम शरीर से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक मन साथ में नहीं है, जब तक हम एकाग्र नहीं हैं। और जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, बहुत समझने लायक बात है। अभी हमारी जिंदगी में झंझट क्या है? क्या झंझट है? क्यों हम बहुत परफेक्शन से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं? क्यों हम बहुत परफेक्शन से कोई भी काम नहीं कर, हमारा व्यवहार में परफेक्शन नहीं होता है, कोई भी काम कर रहे हैं, ले दे के काम पूरे हो रहे होते हैं, क्यों हमारे हर काम में परफेक्शन नहीं? माइक ले बहुत बड़ी मुख्य ऊर्जा का परिणाम। हम परिवार में अपने व्यक्तियों के पद में अपनी पत्नी के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, और उसको लग ही नहीं रहा है कि आप उनके साथ हैं, कि आप मेंटली कहीं और हो। तो आपके साथ में रहने से वो तृप्ति नहीं हो रही है जिस तृप्ति की हमको तलाश थी, और दूर रह के भी आप बहुत पास हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बेसिकली हमारा मन इतना बिखरा हुआ है सुख की तलाश में, अपनी पहचान की तलाश में, अपने सक्सेस की तलाश में, अपने करियर की तलाश में, है ना। हमारा मन इतना बिखरा हुआ है कि हम कभी भी वहां नहीं है फुल्ली जहां हम हैं।
क्योंकि कोई भूतकाल की पीड़ा, कोई वर्तमान से विरोध, कोई भविष्य की चिंता, है ना, कोई कंपैरिजन, कोई असफलता का एहसास, कोई कंपैरिजन, है ना, ये तमाम हमारे को लगातार डाइवर्ट करते हैं। तो मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसकी भी तृप्ति नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे परफेक्शन आने की जरूरत है और मन उसमें लगने की जरूरत है, तो मेरा कहीं भी मन नहीं लगता, या जैसा लगने की अपेक्षा वैसा नहीं लगता। अनुभवमूलक आदमी कैसा होता होगा? अनुभवमूलक आदमी कैसा होता होगा? उसका काम ही पूरा हो गया। ना कोई पहचान की तलाश है, ना कोई इंद्रियों से सुख की तलाश है ना, ना कोई, है ना, असफलता, सब पूरा, काम ही पूरा हो गया, काम ही पूरा हो गया है ना? असुरक्षा वाला, नेगेटिविटी वाला तमाम काम पूरा हो गया है। जो ज्ञान है उससे जो तृप्ति है ना, अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, आचरण काल में न्याय के रूप में, व्यवसाय काल में नियम के रूप में, तो जहाँ है वही कंप्लीटली। इसलिए किसी महापुरुष के साथ बैठते हैं तो बैठ के 5 मिनट में ही 10 मिनट में ऐसा लगता है कि हम बैठने की तृप्ति होगी। या कोई व्यक्ति हमको बहुत प्यार करता है, मेरी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, कोई और दोस्त हो सकता है, यदि दोनों के बीच में गहरा अटैचमेंट है तो 10 मिनट बैठने से भी या उनके साथ रहने मात्र से वो तृप्ति हो जाती है, जिस तृप्ति की हमको तलाश है, क्योंकि वो उस समय कंप्लीटली आपके साथ है, आपके लिए। अभी ये तृप्ति मेरे को खुद में भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद के साथ भी नहीं। मेरी खुद में अतृप्ति का कारण है कि मैं खुद भी मेरे साथ भी नहीं हूँ। स्वयं से स्वयं का विलगीकरण ही दुख है। मैं स्वयं के साथ नहीं हूँ, यही अतृप्ति है। स्वयं के साथ हो जाना ही तृप्ति है। स्वयं के साथ हो गया तो उसके आधार के साथ भी हो गया, तो अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में। तो अभी की जो हमारी स्थिति है कि सुख की तलाश में, सम्मान की तलाश में, पहचान की तलाश में, अपनी जिंदगी में समस्याओं से मुक्ति की तलाश में, है ना, तमाम जो कुछ भी खालीपन मेरे भीतर है उसके तलाश में, लगातार तलाश में हूँ और कोई जगह ऐसी मिलती नहीं है जहाँ वो तलाश पूरी हो। अभी मन में ये भरोसा भी नहीं आया कि तलाश ऐसे पूरी हो जाए। जैसे मान लो हमारी तृप्ति अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन ये पता चल गया कि ये हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं। जितना हमने श्रम किया है उपलब्धि उससे ज्यादा है, तो बहुत आराम में आ गए। अब किसी से कंपैरिजन नहीं है। सीएम से बात करें, पीएम से बात करें, 2000 करोड़ से बात करें, 5000 करोड़ से बात करें, है ना। सुखदायी स्थिति क्या है? आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका एक पैसा नहीं चाहिए, आपका एक पद नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि, उससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि धन के रूप में उपलब्धि तो इतना ही है कि अब आपकी आवश्यकता नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। सम्मान तो सारा स्वमूल्यांकन में हो गया, मैं स्वयं स्वयं का सम्मान करता हूँ, अपनी भूमिका का सम्मान करता हूँ। तो ये जो हमेशा दूसरे के सर्टिफिकेशन की तलाश थी, दूसरा मुझको अच्छा बोले, अप्रिशिएट बोले, ये जो निर्भरता थी दूसरे पे, इसकी मुझसे मुक्ति मिल गई तो बहुत आराम है। और ये ऊर्जा का अंतर्नियोजन के लिए ऊर्जा रिलीज हो गई। कल ऊर्जा के अंतर्नियोजन की बात करेंगे। तो ऊर्जा का बहिर्गमन हमको थका देता है। जीवन में मानसिकता में थकान नाम की कोई चीज नहीं होती है। मानसिकता में जो ताकत है, सोचने विचारने की जो ताकत है, वो सीमित है कि असीमित है? असीमित है। असीमित में से कुछ भी माइनस करो तो कितना बचेगा? इसलिए उसमें थकने की, मानसिक थकान जैसा कुछ नहीं होता। क्या होता है? हम समस्याओं से परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो समस्याएं कभी भी दुख का कारण नहीं है, समाधान का ना होना दुख का कारण है। तो एक ही धंधा है अपना, हर आयाम में समाधान। इसके लिए जीवन क्रिया की समझ, क्योंकि वो यही पैदा होती है। तो इसलिए जीवन क्रिया को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सर्किट बोर्ड है। यहाँ हमको गैप भी पकड़ में आ रहा है और उसका भरपाई भी पकड़ में आ रहा है, तो उसको कैसे भिड़ के। तो पहला काम है कि कम से कम मन शरीर का दृष्टा है। पता चलता है कि नहीं? विचार मन का दृष्टा है। विचार मन में जो चल रहा है इसको कौन देखता है?
मन में जो अभी मैंने चयन किया ये रुचि मूलक था, ये किसको पता चला? उसमें सुख मिला, ये मन को मिला। लेकिन ये रुचि मूलक था कि मूल्य मूलक था कि लक्ष्य मूलक था, ये प्रिय था कि हित था कि लाभ था, ये किसको पता चला? ये वृत्ति को पता चला। तो वृत्ति मन को देखता है। तो जब भी मैं ये देखता हूँ कि अच्छा ये हुआ, अच्छा अभी मैं वृत्ति हूँ, वृत्ति मन को देख रहा है, ये मुझको पता चले। वृत्ति मन को देखता है, ये मुझको पता चले, इसका मतलब वृत्ति को भी वो देखता है। तो वृत्ति को चित्त देखता है। तो जिस क्षण लगता है कि न्याय घटित हुआ, इसका मतलब अब वृत्ति चित्त वृत्ति को देख पाया, और नहीं घटित हुआ उसका भी पता चलता ही। तो इसका मतलब है कि अपने में जीवन क्रिया में अब जो भी कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ व्यवहार रूप में कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विचार तो चल रहा है। तो मेरा विचार रुचि मूलक है, मूल्य मूलक है कि लक्ष्य मूलक है? मेरे विचारों में आहार निद्रा भय प्रजनन या है ना रूप बल धन पद, तो मेरे विचारों का कंटेंट क्या है? मैं सुख कहाँ से पाता हूँ? जहां से मैं सुख पाता हूँ वही मेरी चेतना है। यदि मैं पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास से सुख पाता हूँ, रूप बल धन पद और इंद्रियों से ही सुख पाता हूँ, तो ये जीव चेतना है। और यदि मैंने इसको अस्वीकार कर दिया या इससे काम नहीं चलेगा, चाहे मैं इसी में सुख पाता हूँ, तो जीव चेतना में जीते हुए मैं मानव होने की प्रवृत्ति के साथ, मैं मानव होने की प्रवृत्ति के साथ हूँ, है ना? यही एकमात्र शरण है जहाँ अपने आप को बचा के रख सकता हूँ। मैं मानव होने की प्रवृत्ति के साथ हूँ, इसका नाम अध्ययन है। तो चेतना दो ही है, जीव चेतना मानव चेतना। मानव चेतना अनुभव के बाद है, जीव चेतना पता ही है। तो जीव चेतना में होते हुए मानव होने की प्रवृत्ति के साथ इसको अध्ययन की जगह निकाल। बढ़िया, क्या क्या हो गया? अब क्या हो गया? एकाग्रता हो गया। ध्यान को जब कल ऊर्जा का अंतर्नियोजन की बात करेंगे तो बोल देता हूँ। अभी बेसिकली ये समझ में आ गया कि प्रिय हित लाभ में जीने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत है कि नहीं है? एकाग्र नहीं होंगे तो बोल नहीं पाएंगे। आप बोलने वाले को बीच में आपने क्वेश्चन पूछ दिया, बोलने वाले का लिंक टूट गया। तो क्या हुआ? ये वो जो एकाग्रता बना हुआ था मेरे चित्रण में चित्रित था कि मैं कोई कंटेंट को कहाँ ले जाना है, ये चित्रण में रखा हुआ है, वहां से देख देख के बोलते रहता हूँ। इसका मतलब है कि वो एकाग्रता नहीं रही। तो चित्रण, प्रिय हित लाभ और आशा विचार इच्छा के लेवल पे ये एकाग्रता है। ध्यान किसको बोल रहे हैं? सही अर्थों में अभी हम ध्यान जब बोल रहे हैं तो वो एकाग्रता है। ध्यान किसको बोल रहे हैं? न्याय धर्म सत्य को समझने के लिए एकाग्र होने का नाम ध्यान है। न्याय धर्म सत्य को समझने के लिए एकाग्र होना, अपना सुनना बोलना देखना को न्याय धर्म सत्य के अर्थ में इन्वेस्ट किया, इसका नाम ध्यान है ना? तो क्या ध्यान का सूत्र निकला? समझने के लिए ध्यान देना है, समझने के बाद ध्यान बना ही रहता है। समझने के लिए ध्यान देना है, समझने के बाद ध्यान बना ही रहता है। इसका मतलब ध्यान क्या हो गया? ध्यान प्रक्रिया है कि लक्ष्य है? ध्यान प्रक्रिया है कि लक्ष्य है? ध्यान प्रक्रिया है कि लक्ष्य है? ध्यान न्याय धर्म सत्य को समझने की प्रक्रिया है। ध्यान न्याय धर्म सत्य को समझने की प्रक्रिया है, सच्चाई को समझने की प्रक्रिया है। तो समझने के लिए ध्यान देना है कि ध्यान करना है? देना है। तो पता चला ध्यान करना नहीं है, समझने के लिए ध्यान देना है। और आधा घंटा देना है कि 1 घंटा देना है? 24 घंटा देना है। 24 घंटा सोते समय भी गलत सपना आया है, इसका मतलब ध्यान नहीं, क्योंकि जीवन तो जगता ही रहता है। और सपने में हमारे चित्त का पता चलता है कि हमारे चित्त की क्वालिटी क्या है। क्योंकि जो सपना आ रहा है वो मेरे चित्त में आ रहा है ना, मेरे चित्त में मटेरियल है, वो दिख रहा है मेरे को। तो इससे हमारा ध्यान जाता है कि 24/7 ध्यान बना ही रहता है। समझने के लिए ध्यान देना है। जो चीज समझ में आ गया का मतलब है साक्षात्कार में आ गया है ना, वो बना ही रहता है। तो उस मामले में गलती नहीं होती। जिसका साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो साक्षात्कार शुरू हो गया, कल बात करेंगे, साक्षात्कार शुरू हो गया तो ये साक्षात्कार में भी कुछ मटेरियल आ गया और पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास भी बना हुआ है, और दोनों के बीच में कुछ गाड़ी चल रही। बढ़िया, तो मैं सोचता हूँ कि बाकी चर्चा कल करेंगे। बोलिए।
साक्षात्कार प्रयास कोई बातचीत नहीं। साक्षात्कार में जैसे आपने बोला कि पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास बना ही रहता और 20 का शुरुआती दौर किसी लेवल दोनों साथ साथ चल रहा है। इधर भी शुरू हो गया काम, पुराना मटेरियल भी रख रही है। साक्षात्कार तब बोला जाएगा कि जब वो पूरा हो जाएगा। ये साक्षात्कार को लिखा था शायद कि क्रम से होता है, तो साक्षात्कार का शुरू होना और साक्षात्कार का पूर्ण होना, इस बीच में अवधारणा बनते जाना और बीच में है। पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास खत्म होते जाएंगे। हाँ, नेचुरल। इसके प्रभाव में वो खत्म होता जाता है, उसके खत्म होने के प्रभाव में ये बढ़ता जाता है। न्याय धर्म सत्य की स्थापना जैसे जैसे वो होती जाएगी, वैसे वैसे पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास का प्रभाव कम होते जाएगा। जैसे जैसे उसका प्रभाव कम होता है, हमारी पात्रता बढ़ती जाती है, हमको बेहतर समझ में आने लगता है ना। और जैसे जैसे ये बढ़ता है, ये और घटता है, ये और बढ़ता है, ये और घटता है, कोई समय में ये पूर्ण हो जाता है, ये पार हो जाता है। बढ़िया। ठीक हो गया। तो जितनी कोशिश अभी की गई, लगभग जितने सुबह हमने चर्चा किया था, उसी को रिकैप करने की कोशिश की, ताकि 4.5 क्रिया पे हम अपने में साधारण पे चर्चा कर पाए। तो अब बताइए, हम 4.5 क्रिया पे गोष्ठी करने की स्थिति में अब हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कि सारी इच्छा, 4.5 क्रिया की बात करें, 4.5 क्रिया में सारी इच्छा किस बात की, कहाँ से आ गई सारी इच्छा? सारी इच्छा स्वयं को शरीर मान के, है ना, सामान से सामान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश, इंद्रियां और रूप बल धर्म पर, उसके आधार पे इच्छा ये होगी, तुलन कैसा होगा, विश्लेषण कैसा होगा, आस्वादन चयन कैसा होगा, ये एक सीक्वेंस। दूसरा एक सीक्वेंस है कि जब कोई इच्छा, ये तो ये है जो आपके अंदर कुछ चीजें पहले से रखी हैं इतने साल में, जो आपने जखीरा इकट्ठा किया है। जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका चित्रण खाली है। पहली बार उसका आग में हाथ जलता है, एक चित्रण आ गया। पहली बार उसने माँ से दूध पिया, एक चित्रण आ गया। पहली बार उसने कोई चीज खाई, एक चित्रण आ गया। इसलिए आप छोटे बच्चे को देखोगे, कुछ भी होता है मुंह की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसको उतना ही पता है। तो ये चित्रण खाली था, जो धीरे धीरे भरना शुरू हुआ है। ठीक, इसका मतलब है कि बाहर से आके सारे चित्रण स्टोर हो ही गए, तो लगातार ये चित्रण बने। इसलिए बचपन में कोई चीज को समझना आसान है। आज हमारे पास 30, 40, 45, 50 साल की जो मेमोरीज हैं, जिसमें कि हमारे बहुत सारा पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास बन गए हैं, अभी उनको हैंडल करना पड़ेगा, तब वो अनलर्निंग की जो बात है। भैया, ये प्रवृत्ति क्या चीज है? प्रकृति पूर्णता के अर्थ में प्रवृत्ति का मतलब है बेसिकली वृत्ति की जगह में जो हमारे, और ये इसकी जर्नी चलती आ रही है। और अभी मेरे फैमिली कमिटमेंट्स हैं तो नहीं आ पा रहे। और अभी हम लोग लखनऊ से ड्राइव करके आ रहे, सीधा यहीं आए हैं। जा रहे थे दिल्ली, तो इसने कहा कि नहीं, मिलते हुए जाओ बस। खूब स्वागत है आपका। बस मुंबई का अट्रैक्शन है ही है बिल्कुल। ये मेरा बहुत मन था कि शॉट अटेंड कर ले, और इनका बहुत सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि इनको आपसे मिला लें और थोड़ा देखें कि हम लोग ये सोचते हैं आप लोग क्यों जा रहे हैं बार बार। मतलब वहाँ होता है कि आप लोग लेक्चर सुनने जा रहे हैं। तो देखो, हम सब ग्रस्त वाले लोग हैं और हम सामान्य लोग हैं सभी। तो जॉब बिजनेस सब करने वाले लोग, हमारे परिवार बचा सकें, हमारा परिवार खूब सुकून के साथ, किसको ये स्वीकार होता है कि अपने परिवार में क्लेश, और किसको ये स्वीकार होता है कि अपने मन में क्लेश, और किसको ये स्वीकार है कि कोई भविष्य की चिंता रहे। तो जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमने सोचा था, जितना सोचा था उससे ज़्यादा पाया है। और मेरे को लगता है जो मानसिक रूप से जैसा सोचा था उसको और कुछ बेहतर करने की जरूरत है। तो ये एक नया अनुसंधान है जो देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, देश के बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में रेगुलर कोर्स के रूप में चलता है। तो ये कोई वो बाबा वाली कथाएं नहीं है, प्योरली एजुकेशन। तो जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है। ये एक अद्भुत, जैसे हम एटम, सेल, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब क्लासरूम में पढ़ते हैं, उस तरह से जिंदगी को भी क्लासरूम में लाया जा सकता है। ये एक ऐसा अनुसंधान कभी मैंने इनसे कहा है कि वो इस पे वो हैप्पी कपल वो वाले पे चले हैं। हाँ, अहमदाबाद बहुत फोर्स कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? आपका थोड़ा परिचय करें। हमारा भूपेश भाटिया, प्रिंटिंग प्रेस है हमारा लखनऊ में, प्रिंटिंग का काम जी। पुराना फैमिली बिजनेस चल रहा है 70 साल से। बहुत थैंक यू। हाँ जी।
आप कुछ कहना चाहेंगे? बस आपके कहने पे आपके मम्मी पापा आ गए, मान के डालो थोड़ा अच्छी बात है। आप मतलब अच्छी बात है कि आए वो सारा पिन लेके आया था बैग में, अभी सब ठीक सर मतलब इसने डायरेक्टली नहीं बोला सर, आप लोग मुझे मिस कर रहे हो ना? क्योंकि घर से बहुत दिन से निकले हो। जी जी। कॉलिंग है, ये तो कॉलिंग है। कुछ कहना चाहते? हाँ जी, मैं तो बस इनको एक बार चाहता हूँ कि परिचय करें। आइए धीरे से जल्दी क्या तुम भी कोई करने थोड़ी आए अपने मनमाने चलाएंगे, दूसरे के साथ भी अपने मनमाने चलाएंगे। अब तो घर में ये अपना आचरण ठीक करो, अपना आचरण ठीक करो, एक ही डायलॉग। बढ़िया, खूब उधर अहमदाबाद में आई थी। आइए मेरा तो नहीं साथ में आएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ आइए, और शिविर में आके शिविर करना जरूरी थोड़ी है, बाकी भी तो कई जगह होती है। जी जी हाँ जी बढ़िया, बताइए शुरू। चलिए, तो मेरे को लगता है अपेक्षा बहुत स्पष्ट है। तो जितने पुराने लोगों के एक एग्जांपल वो जो चित्र में पहले से है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है और नई इच्छाएं चित्र में कैसे जाती है। जैसे जिन लोगों ने पहली बार शिविर किया उनको नहीं पता शिविर क्या होता है, लेकिन अमूल के भीतर एक इच्छा, नई इच्छा भी पहुंच गई है। तो नई इच्छाएं चित्र में कैसे पहुंच रही हैं और जो इच्छाएं पहले से चित्र में है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, ऐसे उसमें कन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है। जैसे हमने एग्जांपल किया कि मन ओवर पावर कर जाता है, तो कैसे कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। ऐसा अपनी जिंदगी से एग्जांपल लेके जितना समय मिलता है शेयरिंग करें। सभी लोग शेयरिंग कर पाएंगे तो अच्छा। ग्रुप आपके बने हुए हैं, अभी ग्रुप ज़्यादा बड़े हैं, तो ऐसा करते हैं कि वो लोग सामने आ जाएं जो 4.5 क्रिया को प्रस्तुत कर सकते हैं, वो लोग पहले सामने आए। बैठ अमित और अमित बनने के लिए तारीफ करो। अमित आप बताओ अगर तो मतलब शक्ति और बल में वही चीज फिर विचार काल में हमारा समाधान, वही चीज आचरण काल में उभय कृति या